ये दिख रहा है ना? मैसेज कर दिया करिए फिर। तो कोई पता चल जाएगा, नहीं तो मैं घर पढ़ाते रहता हूँ। कहाँ तक हुआ था टॉपिक? टॉपिक कहाँ तक हुआ था? यही इसी में आए थे सर। मैं आया था रेंज में। हम्म, कहाँ तक पहुंचा था मैं? इंटर कॉर्टाइल रेंज। इंटर कॉटाइल रेंज में। हाँ ठीक। तो इंटर कॉटाइल रेंज में क्या होता है? इसको हम लोग, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 25-25% में बांट देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इंटर कॉटाइल रेंज में, जैसे कुछ भी चीज को 25-25 के में बांट देते हैं। तो ये जो पहला मैंने कट लगाया यहाँ पे क्वार्टाइल में, ठीक, ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाता है, और ये Q3 हो जाता है। ठीक। यहाँ पे 25% डाटा को रखते हैं सामने में, और यहाँ पे 25% डाटा को रखते हैं। ऐसे करके तीन क्रॉस लगाते हैं किसी भी डाटा में। तो पहले वाले क्रॉस को Q1 बोलते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल। फिर ये सेकेंड क्वार्टाइल रहता है, और ये किसी भी डाटा का थर्ड क्वार्टाइल रहता है। और जो डाटा का बिखराव होता है इसमें, यहाँ पे 25% को रखते हैं, यहाँ पे, फिर यहाँ पे 25% को रखेंगे, और यहाँ पे 25% को रखेंगे, और ये यहाँ पे 25% डाटा को रखते हैं। ठीक। तो ऐसे 100% डाटा को ऐसे ही रखते हैं। ठीक, जो देखिए 4 बार 25% को रखे, और 100% डाटा क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। ठीक। तो हम लोग यहाँ पे ये इतने डाटा को देखते हैं, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के डाटा को देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक के, मतलब 50% डाटा को बस कवर करते हैं। और 50% डाटा, यहाँ से 25% डाटा छूट जाता है हमारा, और यहाँ से 25% डाटा छूट जाता है। ठीक। तो इसमें आधा डाटा पूरा छूट जाता है। ठीक है। तत्मक विस्तार तो परसेंटेज रेंज में चेंज कर देते हैं किसी डाटा को, और देखते हैं। ठीक। फिर एवरेज मेथड डिवीजन, एवरेजिंग कर, एवरेज मतलब माध्यक, माध्यक से क्या कर देते हैं, एवरेज कर देते हैं माध्य से। इसको माध्य से एवरेज निकाल के देखते हैं। मतलब यहाँ पे डिवीजन का भी हम लोग क्या कर देते हैं, एवरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो 25% आया उसको और एवरेज कर देते हैं। 25% डाटा लेते हैं ना, तो उसको और एवरेज, 50% डाटा ले लिए, उसको और एक बार एवरेज कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक। तो वही चतुर्थक विचलन या अर्ध अंतर चतुर्थक विचलन कहलाता है। तो जो जो हम लोगों ने चतुर्थक विचलन दिया था ना, 50% डाटा को लिया था, और उसको एवरेज कर देते हैं हम लोग 2 से डिवाइड करके, तो इसीलिए अर्ध अंतर चतुर्थक विचलन कहलाता है ये। ठीक। और माध्य, मीन डिवीजन, तो यहाँ पे जो माध्य रहता है उससे हम लोग डिवीजन लेते हैं, मतलब उससे बिखराव लेते हैं यहाँ पे। और स्टैंडर्ड डिवीजन में क्या करते हैं, जो माध्य रहता है, जो मतलब माध्य से जो हम लोग विचलन निकाले रहते हैं, उसका हम लोग क्या कर देते हैं, वर्ग करके फिर से विचलन निकालते हैं। तो वो क्या कहलाता है, प्रमापित माध्य कहलाता है। ठीक, उसका ही वर्ग कर देते हैं हम लोग। तो ये सब आप लोग को बस ये सब नाम याद रखना है कि ये सब आता है करके डिवीजन में। तो ये सब एग्जाम में आता है क्योंकि
और लॉरेंस वक्र द्वारा निकाल, जो ग्राफिक्स वक्र द्वारा निकालते हैं ना, तो लॉरेंस वक्र जो विधि है उससे निकालते हैं, ग्राफिक मेथड से। तो इसमें इसको ना लॉरेंस वक्र में क्या होता है हल्का सा बता देता हूँ, तो नाम ही याद रखना है आप लोग को फर्स्ट पेपर के लिए। इसमें ना परसेंटेज में डिवाइड कर देते हैं, 100% मान के चलते हैं किसी भी डाटा को, और 100% से क्या तुलना कर करके उसको परसेंटेज में, फिर उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक वक्र बना देते हैं उसका परसेंटेज में। उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं सबको परसेंटेज में। जैसे कोई डाटा है मेरे पास, उसको मैं परसेंटेज में पहले कन्वर्ट कर दूंगा, 100 में कितना है, तो फिर उसका परसेंटेज में दोनों डाटा को कन्वर्ट करके उसका वक्र खींच दूंगा। तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा फिर कि बिखराव कितना है सेंटर से, ठीक, लॉरेंस वक्र में। और अब देखेंगे स्क्यूनेस, विषमता का अर्थ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा घुमा देता है क्वेश्चन को, जो नेट वाला है वो, ठीक। तो विषमता से भी क्वेश्चन आता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या है, नेगेटिव स्क्यूनेस क्या है। अगर यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है सुनिए, अगर विद्यार्थियों ने किसी एग्जाम में ज्यादा अंक अर्जित किए तो कौन सा क्या है स्क्यूनेस में आएगा वो, ठीक। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस है कि नेगेटिव स्क्यूनेस है, ये पता होना चाहिए। स्क्यूनेस क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, ठीक। तो जो डाटा है उसका इस यहाँ पर भी बिखराव देखते हैं हम लोग, लेकिन वो डाटा कौन से साइड में बिखराव ज्यादा है। जैसे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डाटा का, दोनों तरफ होता है उसका, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ रहता है, ठीक। ऐसे करके जो बनता है, तो इस साइड क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ये बीच में क्या रहेगा उसका, ये बीच रहता है उस डाटा का, इस साइड नेगेटिव रहता है। तो इसमें ये वही देखते हैं कि डाटा पूर्ण तरीका से क्या है, सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है। तो असिमेट्रिक है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यही सब देखा जाता है इसमें, ठीक। तो उसकी जो बिखराव है वो किस ओर है, बस यही देखेंगे, ठीक। इसमें किसी समय माला के सीमित सीमितता के अभाव को विषमता कहते हैं, ठीक। अगर सम्मित नहीं है तो उसी को क्या कहेंगे, यहाँ पे विषमता कहते हैं। असम्मित असिमेट्रिक कहते हैं, अर्थात किसी वितरण में सम्मित से दूरी हटने की प्रवृत्ति विषमता कहलाती है। जो सम्मित, ये जो डाटा है मेरे पास, अगर वो बेल शेप का है तो सम्मित है पूरा, विषमता नहीं है उसमें। लेकिन अगर ये बेल शेप नहीं है, मतलब एग्जैक्ट सीधा सीधा नहीं है, तो उसी को असम्मित बोला जाता है। तो इसमें विषम, जो ये जो सम्मित है उससे कितना हटा है वो डाटा, ये सम्मित होना चाहिए, ठीक है ना। तो कितना विषम है वो उसी को देखते हैं यहाँ पे। और विषम है तो क्या पॉजिटिव विषम है या नेगेटिव विषम है, यहाँ पे विषमता को ही देखा जाता है, मतलब सम्मित नहीं है, ठीक है ना। तो कितना सम्मित नहीं है, बस इसी को देखा जाता है। तो सिप्सन व काफ्का के अनुसार विषमता अथवा असम्मिति किसी आवृत्ति वितरण की एक विशेषता है, जो उस वर्ग के एक और अधिकतम आवृत्ति के साथ दूसरी ओर की अपेक्षा अधिक बढ़ती जाती है। विषमता की माप, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, एक ऐसी संख्यात्मक माप है जो किसी सम्यक मात्रा की असम्मित प्रवृत्ति को प्रकट करता है। विषमता किसी सम्यक मात्रा की आवृत्ति वितरण के वक्र की बनावट से संबंधित है। पूर्णता सम्मित वितरण केवल भौतिक विज्ञानों में संभव है। तो पूर्णता सम्मित केवल भौतिक विज्ञान में मिलता है ना, फिर सम्मित नहीं रहता डाटा, असम्मित ही रहता है। तो इसीलिए कितना असम्मित है उसी को हम लोग स्क्यूनेस बोलते हैं। असम्मित डाटा को ही क्या बोलते हैं, स्क्यूनेस बोलते हैं। और जो सम्मित डाटा रहता है पूरा, उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सामान्य वितरण, वितरण सामान्य है एकदम, असम्मित नहीं है, स्क्यूनेस नहीं है उसमें, ठीक। तो इस वक्र को सामान्य वक्र, ये भी इसमें इसकी विशेषता आ जाता है एग्जाम में। तो सामान्य वक्र को विभ्रम का सामान्य वक्र, नॉर्मल कर्व ऑफ एरर भी कहते हैं। प्रायः देखने में आता है कि प्रारंभ में मूल्यों की आवृत्ति कम होती है, धीरे धीरे आवृत्ति बढ़ती जाती है, अंत में
फिर कम बिखराव हो जाता है। यदि इन आवृत्तियों को बुंदेलखंडी पत्र में प्रदर्शित किया जाए तो घंटे के आकार का बेल शेप कर्व क्या है बनता है। इसमें इस वक्र को यदि बीच से मोड़ दिया जाए, ये जो बेल शेप बनेगा उसको अगर बीच से हम लोग मोड़ देंगे तो एक और दूसरी ओर को पूर्णतः क्या हो जाता है, ढक लेता है वो। ठीक, तो ये बेल शेप में ऐसे रहता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखे होगे आप लोग, ऐसे बेल शेप में रहता है। तो इसको बीच से अगर यहाँ से बीच से मोड़ दे बोला जा रहा है तो एक दूसरे से ढक, एक दूसरे के ऊपर ढक लेता है ये। ठीक, आच्छादित कर लेगा। यहाँ माध्यिका या बहुलक है या भूपृष्ठक भी बोलते हैं उसको, और माध्य सभी एक बिंदु पर ही होते हैं। वहां पर पूर्ण सम्मित होगा, होगी। जो डाटा होगा यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण सम्मित होगा और विषमता का अभाव होता है यहाँ पे, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे स्क्यूनेस का अभाव होता है, स्क्यूड रहेगा तब वो स्क्यूनेस कहेंगे। मतलब अगर सीधा नहीं रहेगा डाटा हमारा, आगे पीछे रहा ऐसे करके सीधा सीधा नहीं है, इस साइड ज्यादा बिखराव है फिर ऐसे करके झुका हुआ है, या इस साइड ज्यादा बिखराव है ऐसे करके झुका हुआ है, तभी इसको स्क्यूड बोलते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता है, इसको याद रखिएगा, विशेषता है इसकी विषमता का भाव होता है, बेल शेप का होता है, बेल घंटे के आकार का होता है, और एक दूसरे से एक दूसरे के बीच मोड़ दिया जाए, एक दूसरे से मोड़ दिया जाए तो एक के ऊपर एक आच्छादित कर लेता है वो। ठीक, और मीन मीडियन मोड क्या होते हैं, यहाँ पे बराबर होते हैं, मीन मीडियन मोड सब बराबर होते हैं, यहाँ पे तीनों इक्वल होते हैं। ये भी इसका क्या है, एक विशेषता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसकी विशेषता भी आ जाती है कि अगर असम्मित है, ठीक, तो वहां पे मीन मीडियन मोड क्या होंगे, बराबर होंगे। असम्मित है मतलब सम्मित है वो, इसलिए मीन मीडियन मोड क्या होंगे, बराबर होंगे वहां पे। ठीक है, तो यही सबसे क्वेश्चन आता है इससे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही रहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहाँ पे मीन मीडियन मोड सब बराबर रहेंगे। ठीक, तो Q3 से माइनस हम लोग M को करेंगे, या Q1 से माइनस करेंगे M को। मीन से अगर माइनस करेंगे तो दोनों ओर क्या होंगे, बराबर डाटा मिलेगा हमको। इस साइड भी 50% डाटा मिलेगा और इस साइड भी 50% डाटा ही आएगा। ठीक, और यहाँ पे बस ये हमारा भूलने वाला पॉइंट नहीं है, इससे क्वेश्चन आ ही जाता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये मीन मीडियन मोड सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, बहुत पहले से क्वेश्चन आ रहा है, अभी भी आता है। अब देखते हैं असिमेट्रिक। ठीक, सिमेट्रिक तो देख लिए, अब असिमेट्रिक देखेंगे। विषम वितरण क्या होता है, तो वही कर्टोसिस मतलब ना, अ, विषमता मतलब वही विषमता को ही देखते हैं उसमें। ठीक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्टोसिस में नहीं आता, वहां पे विषमता का अभाव होता है, इसको बस याद रखिए आप लोग। विषमता का अभाव पाया जाता है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें, विषमता नहीं होती वहां पे। इस प्रकार के आवृत्ति वितरण में आवृत्ति भूइष्ठक और एक अधिक तथा दूसरी कम होती है। ये जो मोड मीडियन होंगे, एक अधिक होगी दूसरी कम होगी। ठीक, यहाँ माध्यिका बहुलक और समांतर माध्य सभी एक बिंदु पर नहीं होते। ठीक, बराबर नहीं होते मतलब एक बिंदु पर नहीं होते, मतलब बराबर नहीं होते यहाँ पे। ठीक, तो ये इसकी विशेषता हो गई। इस प्रकार के श्रेणी विषम श्रेणी, स्क्यूड सीरीज बोलते हैं इसी को। ठीक, और इसमें विषमता होती है। ठीक, तो इसी में विषमता होती है, मतलब या तो धनात्मक रहेगी या ऋणात्मक रहेगी। अगर धनात्मक साइड उसका पूंछ है तो धनात्मक रहेगी, ऋणात्मक साइड है उसका पूंछ तो वो ऋणात्मक रहेगी। ठीक, तो पॉजिटिव में क्या होता है, यदि समांतर माध्य का मूल्य माध्यिका से अधिक है और माध्यिका का बहुलक से अधिक है, भूपृष्ठक से अधिक है, तो विषमता धनात्मक होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, माध्यिका का समांतर माध्य का मूल्य क्या होगा, माध्यिका से अधिक होगा, ये ऐसे अधिक होगा। ठीक, समांतर माध्य सबसे ज्यादा बड़ा रहेगा, ये अधिक होगा। फिर उसके बाद मीन रहेगा, फिर उसके बाद मोड रहेगा बोला जा रहा है, ऐसे करके। तो वो धनात्मक है, वो धनात्मक है।
धनात्मक विषमता को अनुलोम विषमता भी कहते हैं। यदि श्रेणी को बिंदुरेखी पत्र की सहायता से प्रदर्शित किया जाए तो वक्र का लंबा सिरा अधिक मूल्य वाले स्थानों पर जाता है। धनात्मक विषमता पहले भूपृष्ठक, फिर माध्यिका, फिर समांतर माध्य आता है। ठीक, तो पहले उसमें क्या आएगा, भूपृष्ठक आएगा। बड़ा कौन है नहीं बता रहा है ना, पहले उसमें क्या आता है, बहुलक आता है, फिर माध्यिका आता है, फिर समांतर माध्य रहेगा। ठीक, नेगेटिव में क्या रहेगा, ये देखिए धनात्मक है ये, तो इसमें सबसे पहले जो ये यहाँ पे जो है वो क्या चीज रहेगा, बहुलक रहेगा यहाँ पे। ठीक, जेड रहेगा, सबसे पहले जेड रहेगा। यहाँ पे बिखराव ज्यादा है, मतलब आवृत्ति यहीं पे ज्यादा रहेगी, तो जेड यहाँ पे रहेगा। ठीक, फिर मीडियन रहता है, फिर समांतर माध्य रहता है, ऐसे करके मतलब आने का क्रम, सबसे पहले बहुलक रहेगा, फिर माध्यिका रहती है, फिर समांतर माध्य रहता है, ऐसे बोला जा रहा है। ठीक, बड़ा छोटा कौन है ये नहीं बोला जा रहा है, बड़ा तो सबसे यहाँ पे समांतर माध्य रहता है। ठीक है, और ये इसका पूंछ किस साइड है, प्लस साइड रहता है, इस साइड प्लस रहता है, इस साइड माइनस रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव स्क्यूड बोला जाता है। और ये पॉजिटिव की ओर है ना, ये जो एक्स है, मतलब समांतर माध्य है, वो देखिए प्लस की ओर है यहाँ पे, इसलिए वो बड़ा रहेगा। और ये माइनस की ओर है, ये लोग मतलब इस साइड आते हैं, वो लोग छोटे रहते हैं, माइनस साइड, -1 -2, उससे बड़ा, फिर उससे छोटा -3, ऐसे करके। तो इस साइड आएगा, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन रहेगा, ये रहेगा। ठीक, समांतर माध्य, फिर माध्यिका, फिर बहुलक। ठीक है, तो ये नेगेटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड में सबसे छोटा बहुलक रहेगा यहाँ पे। ठीक, हाँ सबसे छोटा बहुलक रहेगा, फिर माध्यिका रहेगा, फिर माध्य रहेगा यहाँ पे, ऐसे करके। तो ऋणात्मक माध्य हो सकता है यदि समांतर माध्य का मूल्य माध्यिका से कम और माध्य बहुलक से कम हो, तो विषमता ऋणात्मक होगी। यदि इस दशा में बाईं ओर अधिक झुका होता है, ऋणात्मक समांतर माध्य विषमता भी कहते हैं। ठीक, उसको आलोम विषमता कहते हैं, इसको विलोम विषमता कहते हैं, क्योंकि ऋणात्मक रहता है ये। यदि इस श्रेणी के बिंदु रेखा में प्रदर्शित किया जाए तो वक्र लंबा सिरा कम मूल्य वाले स्थान पर जाता है। ऋणात्मक विषमता में सबसे पहले समांतर माध्य रहेगा, फिर माध्यिका, और बाद में, मतलब सबसे छोटा कौन रहेगा यहाँ पे, बहुलक रहेगा, बहुलक आता है बाद में, बहुलक रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी एग्जाम हो रहा है ना, जैसे कि अब कोई एग्जाम वाला क्वेश्चन इसी से बनता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि कोई एग्जाम है, ठीक, और उसमें जो अधिक नंबर पाने वाले हैं, मतलब डाटा का बिखराव कहाँ है, ज्यादा ही शोर है, डाटा का बिखराव अगर ज्यादा ही शोर है, और उसका पूंछ किस साइड है, इस शोर है, पॉजिटिव है। ठीक, ये पॉजिटिव स्क्यूड है, ऐसी है ना पॉजिटिव स्क्यूड, तो यहाँ पे बिखराव ज्यादा है, मतलब यहाँ पे क्या है, मोड रहता है, जेट यहीं पे रहता है। ठीक, तो अगर इस प्रकार से पॉजिटिव स्क्यूड में एग्जाम हुआ तो समझ जाओ इस एग्जाम कठिन था, क्योंकि जो प्लस यहाँ पे, अब इसको ऐसे नंबर को डिवाइड कर दो इसको, यहाँ पे जो एक से लेके 100 नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ पे एक रख दूं, और यहाँ पे मैं 100% को रख दूं। ठीक, तो यहाँ पे जो ज्यादा नंबर पाने वाले हैं, यहाँ पे एक, फिर दो, फिर ऐसे करके मैं, यहाँ पे एक है, ठीक है ना, यहाँ पे 10 को रख देता हूँ ना, यहाँ पे 10 को रख देता हूँ, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, ऐसे करके 60, फिर 70,
70 ऐसे पूछता हूँ। तो अगर कोई एग्जाम हो रहा है और यहाँ पे ज्यादा बिखराव है ऐसे करके और पॉजिटिव स्क्यूड है वो, तब वो एग्जाम टफ था। पॉजिटिव स्क्यूड है मतलब एग्जाम टफ था, लोग सबसे ज्यादा नंबर मतलब सब कोई कहाँ पर थे, ये 20 नंबर के आसपास थे, 20 नंबर मिला था सबको, 20 नंबर के आसपास थे, ज्यादा लोग यहीं पर थे, तो यहाँ पे एग्जाम टफ। ठीक, अब मान के चलो ये वाला स्थिति है। ठीक, तो उस वाली स्थिति में क्या होगा, एग्जाम सरल माना जाएगा, नेगेटिव स्क्यूड रहेगा, तो क्योंकि यहाँ पे बिखराव ज्यादा रहेगा, ऐसे करके बिखराव बन नहीं रहा है, यहाँ पे बिखराव ज्यादा रहेगा, तो 60-70 वाले 70-80 नंबर पाने वाले ज्यादा रहेंगे यहाँ पे, और कम नंबर पाने वाले कम रहेंगे यहाँ पे। तो अगर एग्जाम जो है वो सरल आ गया है, ठीक, अब क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एग्जाम जो है अगर सरल आ गया है तो कौन से प्रकार का स्क्यूड है पूछा जाएगा, तो कैसे अब सोच के बताओगे आप, कौन सी प्रकार की विषमता है। एक एग्जाम हुआ मान के चलिए, और अधिकतर विद्यार्थियों ने कम अंक प्राप्त किया, तो कौन सा प्रकार का स्क्यूड है ये पूछ रहा हूं मैं। एक एग्जाम हो रहा है और अधिकतर विद्यार्थियों ने कम अंक प्राप्त किया, तो कौन सा प्रकार का स्क्यूड है पूछ रहा हूं मैं, तो क्या आंसर आएगा, कौन सा प्रकार का विषमता पाया जाएगा वहां पे। एक एग्जाम कंडक्ट कराया गया, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी सर, आ रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन ये आया था कि एग्जाम कंडक्ट कराया गया और अधिकतर विद्यार्थियों ने अधिक नंबर अर्जित किया, ऐसे लिखा, ठीक, या कम नंबर अर्जित किया, अधिकतर विद्यार्थियों ने कम नंबर अर्जित किया, तो कौन सी प्रकार की विषमता है, बताइए धनात्मक कौन। विषमता। हाँ, धनात्मक होगा सर। धनात्मक होगा, क्योंकि अगर बिखराव इस साइड है ना, नेगेटिव साइड है, बताया था ना, इस साइड नेगेटिव रहता है, इस साइड पॉजिटिव रहता है, तो नेगेटिव साइड भी बिखराव है ना, तो धनात्मक विषमता होती है, याद रखिएगा, मतलब कम लोग नंबर कम मिला सबको, यहाँ पर बिखराव ज्यादा है डाटा को, यहाँ पे लोग ज्यादा है, मतलब ऐसे स्क्यूड बना है ना, मतलब यहाँ पे लोग ज्यादा हैं तो कम नंबर पाने वाले ज्यादा हैं, और कोई कोई बस 2-4 जने 70-80 टच किए हैं मान के चलिए, तो यहाँ पे बिखराव ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या बताएंगे हम लोग, अगर एग्जाम टफ है, अगर क्वेश्चन का कैलकुलेशन क्या बन रहा है हमारा, एग्जाम टफ है, अगर मतलब निष्कर्ष बताऊं तो क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या बनेगा, अगर एग्जाम टफ है निष्कर्ष बन रहा है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस आएगा, और एग्जाम कठिन है आ जा रहा है, मतलब एग्जाम सरल है आ जा रहा है, तो यहाँ पे ऋणात्मक विषमता बनेगी, क्योंकि सरल एग्जाम, अब पॉजिटिव साइड ज्यादा लोग आ गए, मतलब ये मान के चलिए कि 70-80 स्कोर ज्यादा लोग कर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा लोग स्कोर कर रहे हैं, तो ये मान के चला जाएगा कि एग्जाम सरल आ गया था, इसीलिए बहुत जाने के आप आ गए 70-80-90 इतना नंबर ले आए, ठीक, तो यहाँ पे एग्जाम को सरल माना जाएगा, तो ये नेगेटिव स्क्यूड माना जाता है। तो यहीं पे ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जाम टफ आया था, ज्यादा लोगों ने अर्जित किया था, तो बताइए कौन से प्रकार की क्षमता है, या कौन, ठीक, तो आपको बताना है, और यहाँ पे इसको भी याद रखना है, यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि ये कंडीशन कब बनेगी, एग्जाम सरल रहेगा तब बनेगी, एग्जाम कठिन रहेगा तब बनेगी, तो इस यहाँ इसको भी याद रखना है आपको कि कौन सी भी क्षमता में कौन छोटा रहता है और कौन बड़ा रहता है, तभी वहां पे आप एग्जैक्ट बता पाओगे कि वहां पे एग्जाम अगर टफ है तो ये कंडीशन बनेगा कि ये वाला कंडीशन बनेगा, ठीक, तो इसको भी ध्यान रखना है और इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी में थोड़ा एग्जाम्पल डाल दिया गया है, तो ये देखिए आवृत्ति का वितरण तीनों में अलग अलग है, ठीक, और यहाँ पे माध्य दिया गया है सबका, इसका 18 आया है, इसका 116 आया है, इसका 18.96 आया है, तो ये क्या है, विषमता का अभाव है यहाँ पे,
अगर विषमता का अभाव रहता है तो तीनों चीज सेम आ रहा है, यहाँ पे 18 ही आएगा। आप इस एग्जाम्पल से निकाल के देखोगे ना, तो यहाँ पे आपका मीडियन भी 18 आएगा, मोड भी 18 आएगा, और समांतर माध्य भी 18 आएगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे करके समांतर माध्य ज्यादा आएगा, फिर मीडियन आएगा, फिर मोड आएगा, और यहाँ पे सबसे छोटा आपका क्या रहेगा, समांतर माध्य, फिर उससे बड़ा थोड़ा मीडियन रहेगा, इससे बड़ा मोड रहेगा। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी का अगर ये अब ये कौन सा स्क्यूड है, धनात्मक स्क्यूड रहेगा। ठीक, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं इसको, ये धनात्मक स्क्यूड है, ये नेगेटिव स्क्यूड है। ठीक, तो ऐसे बिखराव रहेगा उसका। और इसको पार्टीशन वैल्यू में देखेंगे तो ये इस प्रकार निकाल के देख सकते हैं इसको, पार्टीशन वैल्यू करेंगे तो इस साइड दोनों साइड बराबर आएंगे, इस साइड दोनों साइड बराबर नहीं आएगा। ये पार्टीशन वैल्यू में इस साइड बड़ा रहेगा। ठीक, नेगेटिव साइड बड़ा रहेगा धनात्मक में, नेगेटिव साइड क्योंकि ज्यादा लोग रहेंगे, इस साइड पॉजिटिव साइड ज्यादा लोग रहेंगे, तो पॉजिटिव साइड बड़ा रहेगा। ऋणात्मक में पॉजिटिव साइड ज्यादा लोग रहेंगे ना, इसलिए देखिए पॉजिटिव साइड क्या रहेगा, बड़ा रहेगा इस साइड। ठीक, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं इसको, और इसको स्क्यूड टू राइट कहते हैं, और इसको स्क्यूड टू लेफ्ट कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसको भी याद रखना है आपको कि सीमा के आधार पे, लिमिटेशन के आधार पे कितना कितना लिमिट लगता है इसमें। ठीक, तो माइनस में भी रहता है लिमिट और प्लस में भी रहता है, दोनों साइड रहता है इसका लिमिट है, जो लिमिटेशन के आधार पे। तो अगर माइनस में भी है और प्लस में भी है, तो परसेंटेज में देखेंगे तो 68.27 रहता है। इसको याद कर लीजिएगा ना, इसको पूछता है कितना परसेंटेज में आता है करके, तो परसेंटेज में देखा जाए इसको तो कितना आता है, 68.2% रहता है। ठीक, अगर ये है केवल समांतर माध्य प्लस सिग्मा है तो, ठीक, बस समांतर माध्य और केवल सिग्मा है तो 68.2 अपना क्षेत्र कवर करेगा। मतलब कितना अपना क्षेत्र कवर करेगा ना, ये इतना ही क्षेत्र कवर करेगा, ये यहाँ तक का डाटा, यहाँ तक का डाटा कवर होता है इसमें वैल्यू। अब इसको थोड़ा बढ़ा दिए, मतलब 2 सिग्मा कर दिए, तो 2 सिग्मा में ये कितना 95% तक क्षेत्र कवर करेगा। जो भी दिख रहा है उसका कितना क्षेत्र कवर करेगा, ये 95% तक कवर करता है ये। ठीक, और इसको 3 कर दिए, समांतर माध्य माइनस या प्लस रहे तो इस साइड भी वो कितना 99% तक ये अपना क्षेत्र कवर करेगा, और पॉजिटिव साइड भी 99.73 तक यहाँ पे क्या करता है, अपना क्षेत्र कवर करता है। तो दोनों साइड, ये यहाँ से यहाँ तक 78% है ना, ये प्लस में रहता है, इस एक साइड माइनस में रहता है, एक साइड प्लस में रहता है। तो ये माइनस साइड का अगर माइनस में है तो माइनस साइड का ये जो 68.27% है वो कवर कर रहा है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे 95.4 यहाँ पे माइनस में कवर है, यहाँ पे प्लस में भी कवर है, और यहाँ पे 99.73% यहाँ पे प्लस में भी कवर है, यहाँ पे माइनस में भी कवर है। ठीक है, दोनों साइड कवर कर रहा है ये। तो इस वैल्यू को याद रखिएगा आप लोग कि कितना सिग्मा एक्स माइनस मीन एक्स माइनस सिग्मा या प्लस में कितना क्षेत्र कवर होता है, प्लस माइनस दोनों में एक ही परसेंटेज याद रखना है। ठीक, कितना कितना कवर होता है उसको। तो घंटा यदि क्या हो, वो सम्मित होना तब ऐसे ही रहेगा। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है घंटी नुमा सम्मित वक्र के माध्य, तो यही घंटी नुमा ही माध्य आता है, केंद्र एक्स में होता है, इसीलिए एक्स से देखते हैं, वह एक्स के परिमित या समांतर माध्य के परिमित होता है। और जो केवल एक्स और सिग्मा रहेगा वो 68.7 वही लिखा है ये वाला, अच्छा 2/3 रहता है इसका। और जो 2x रहता है, ठीक, ये 2x वाला है 95.45, और x-2 ये सबसे ज्यादा कवर करता है। ठीक, इसमें बहुत कम पद छूटते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पद छूटता है, और यहाँ पे थोड़ा सा पद इधर छूट जाता है। ठीक, कर्टोसिस देखते हैं आप।
कर्टोसिस मतलब होता है, अब उसमें क्या देखे थे हम लोग, विस्तार देखे थे, सममित देखे थे, सममित है कि नहीं है, मतलब माइनस साइड ज्यादा है या प्लस साइड ज्यादा है। कोई भी वक्र है वो माइनस साइड ज्यादा है कि प्लस साइड ज्यादा है। अब इसमें नुकीला है कि चपटा है, मतलब जो जमाव है वो क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी के पास है, जो जमाव है वो सेंट्रल टेंडेंसी के पास है या सेंट्रल टेंडेंसी से दूर है, ये देखेंगे इसमें कर्टोसिस में। ठीक, तो सेंट्रल टेंडेंसी के पास है या दूर है ये देखते हैं इसमें। तो किसी बारंबारता बंटन के मध्य भाग में बारंबारताओं का जमाव, मतलब जो ही फ्रीक्वेंसी है वो सेंट्रल टेंडेंसी के पास में है कि नहीं है। जमाव प्रकृति से संबंधित विशेषता को कपूर्तिता कहते हैं, अर्थात बंटन की विशेषता जिसके द्वारा बारंबारताओं के शीर्ष के प्रकृति, नोकदार या चपटा कैसा है वो का आभास होता है, कपूर्तिता कहलाती है। इसकी विशेषता के आधार पर बंटन 3 प्रकार के माने जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आता है मेसोकटिक। यदि केंद्र की बारंबारताओं का जमाव सामान्य है तो वक्र शीर्ष मध्य माना जाता है तथा उस आवंटन को मध्य कपूर्तिता, मतलब बीचों बीच है, न ज्यादा है न कम है, न नुकीला है न पूरे चपटा है, तो उसी को मध्य कपूर्तिता बोलते हैं, मेसोकटिक बोलते हैं। ठीक, यदि बारंबारताओं का मध्य शीर्ष वाले वक्र की तुलना में आवंटन के मध्यवर्ती भाग में बहुत अधिक सघन रूप में केंद्रित है तो नुकीले शीर्ष वाले आवंटन कूट ककुदी कहलाता है। यदि आवंटन के मध्यवर्ती भाग में बारंबारताओं का जमाव कम है तो वह चपटे शीर्ष वाले तथा उस आवंटन को चपटी ककुदी कहा जाता है। तो ये देखिए ऐसी रहता है, ये कूट ककुती है ये, ठीक, लेप्टोकटी है ये, और ये क्या है, ये मेसोकटी है। और सबसे चपटा को क्या बोलते हैं, चरपट या प्लेटिकटी। प्लेट के जैसे दिखता है ये, ऐसे करके देखोगे तो प्लेट के जैसे दिखता है ये, तो इसको प्लेटिकटी बोला जाता है। तो सांख्यिकी विषमता एस गोसेट जो स्टूडेंट टेस्ट के उपनाम के रूप में प्रसिद्ध है, तो स्टूडेंट टेस्ट के उपनाम में जाना जाता है इसको, गोसेट। ठीक, तो ने चपटे शीर्ष वाले वक्र की तुलना लेप्टिपस से तथा नोकदार वक्र की तुलना कंगारू से की है। ठीक, कभी कभी आ जाता है ये भी कुछ किससे की है करके। ठीक, तो जो लेप्टोकटी है उसकी तुलना ये लेप्टिपस से की है, इसीलिए लेप्टोकटी बोला जाता है। और जो नोकदार है, जो पूरा बीच में खड़ा हुआ है, ठीक, मेसोकटी, मेसोकटी बोलता हूँ तो मध्य वाला है, उसकी तुलना किससे की है, कंगारुओं से की है उसने। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें याद रखने वाला ये है, इसको आप याद रख सकते हो। ठीक, और ये है, इसको तो याद रखना ही रखना है। और जो इससे जो नंबर या एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो इसी से बनते हैं। ठीक है ना, जो कम नंबर आ गया तो कौन से प्रकार की सम्मिलितता होगी, मतलब ज्यादा लोग कम नंबर ले आए या ज्यादा लोग अधिक नंबर ले आए, ऐसे भी पूछ दिया जाता है, या कोई एग्जाम हुआ। ठीक, तो इसको तो याद रखना है आपको। और ये अभी हाल में ये वाला आया था, इसमें आपको विचलन, कौन कौन सा विचलन नहीं है, ये सब दिया था उसमें। ठीक, और तो कौन से इसमें से विचलन नहीं है ये बताना था। ठीक, तो इसमें और कुछ कुछ उसका सेंट्रल टेंडेंसी का रख दिया था, तो विचलन कौन सा नहीं है यही बताना था उसमें। तो इसको याद रखिएगा, कौन कौन सा विचलन में आता है, कौन कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी में आता है। कभी सेंट्रल टेंडेंसी का रख के विचलन को अलग करने के लिए बोल दिया जाता है, कभी विचलन में अलग करने के लिए अलग करके सेंट्रल टेंडेंसी को अलग करने के लिए बोल दिया जाता है। तो इसको याद रखना है आपको। ठीक, और कॉन्सेप्ट को थोड़ा याद रखेगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना सब जगह काम आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा।
डिस्पर्सन क्या होता है, फैलाव होता है, सेंट्रल टेंडेंसी, मध्यमान, कूद ककूदी में क्या क्या देखते हैं कि कर्टोसिस में क्या रहता है, तो उसमें चपटा या नुकीला को देखा जाता है, और उसमें सम्मित है कि नहीं है, और सम्मित नहीं है, उसमें से केवल सम्मित नहीं है तो देखते हैं ना, अगर सम्मित है तो वो फिर क्या है, वो नहीं है, वो अपकिरण नहीं है, उसमें विषमता नहीं है, सम्मित नहीं है तभी उसमें विषमता है। ठीक, तो उसमें दो ही प्रकार है ना, विषमता के दो ही प्रकार हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, और जो विषमता नहीं है वो प्रकार नहीं है उसका। ठीक है, तो अगर विषमता के कितने प्रकार हैं बोला जाए तो उसमें याद रखना है आपको, दो ही प्रकार हैं, फिर उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को मत ले लेना विषमता का प्रकार है करके, फिर गलत हो जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विषमता का प्रकार है ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो विषमता को देखा जाता है। ठीक। अब एक चीज और आप लोग थोड़ा देख लीजिए, कोरिलेशन। कोरिलेशन में क्या होता है, कोरिलेशन का जो रिजल्ट रहता है ना, परिणाम रहता है, उसको पूछा जाता है। कोरिलेशन का, कोरिलेशन मतलब सहसंबंध, सहसंबंध का रिजल्ट को पूछते हैं, कभी कभी पूछ देते हैं, तो इसको याद रखिएगा। सहसंबंध क्या होता है बताइए एक बार आप लोग थोड़ा। दो चरों के बीच में कारण परिणाम का संबंध, कि किसी भी घटना घटित होने के पीछे क्या कारण है और उसके जो परिणाम आते हैं उनके बीच में जो संबंध होता है वो कोरिलेशन होता है। तो देखिए इसमें ना परिणाम ज्ञात नहीं किया जाता है। ठीक, इसमें केवल देखा जाता है सहसंबंध में दो चरों के मध्य कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ है, उस एक चर में सहानुभूति में, एक चर के सहानुभूति में दूसरी मात्रा, दूसरे चर में कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ है। ठीक, परिणाम नहीं देखते इसमें, और कारण भी नहीं देखते, इसमें कितनी मात्रा में परिवर्तन, मात्रा को देखते हैं, कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ है उसको देखते हैं। तो इसमें मात्रा ध्यान में रखिएगा, मात्रा को ध्यान में रखना है, यहाँ पे कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ है। ठीक, मात्रा को बताता है ये सहसंबंध जो है, मात्रा को बताता है कि कितनी मात्रा में परिवर्तन, कितना मात्रा में परिवर्तन हुआ। ठीक, तो सहसंबंध वही बताता है कि मात्रा में कितना परिवर्तन है, कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ। तो इसीलिए परिणाम आपको पता होने चाहिए, तभी पता चलेगा कि सहसंबंध है क्या। तो सहसंबंध के परिणाम देखते हैं यहाँ पे, परिणाम। ठीक, तो सहसंबंध में देखिए, एक जब आता है ना, सहसंबंध निकालते हैं, सहसंबंध तो पढ़े हुए हो गए आप लोग। एक जब आता है ना तो परफेक्ट कोरिलेशन बोलते हैं इसको, पूर्ण सहसंबंध। ठीक, पूर्ण सहसंबंध। देखिए मात्रा को बता रहे हो, पूरा सहसंबंधित है, मतलब कुछ भी चीज है वो 100% एक एक दूसरे के साथ सहसंबंध है। मात्रा को बता रहा है कितनी मात्रा में सहसंबंध है, तो परफेक्ट कोरिलेशन यहाँ पे एक आएगा ना, तो ये मान के चलिए अगर माइनस में है तो भी वो ऋणात्मक सहसंबंध है, लेकिन वो पूर्ण सहसंबंध है ना, याद रखिएगा। कभी कभी क्या दे देता है, अगर मतलब अभी अभी कैसे दे दिया था ऑप्शन में, पूर्ण सहसंबंध क्या है, मतलब पूर्ण सहसंबंध किस, कौन सा बताएगा, तो -1 दे दिया था, और 0.995 दे दिया था, और 0.50 दे दिया था, और 0.72 दे दिया था। तो पूर्ण सहसंबंध कौन सा है पूछा था इसमें। अब आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, तो माइनस वाले को छोड़ देगा और प्लस वाले को बता देगा कि पूर्ण सहसंबंध है, लेकिन नहीं, पूर्ण सहसंबंध चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, अगर एक आ रहा है तो वो पूर्ण सहसंबंध है, वो पूरी तरीके से सहसंबंधित है दोनों चर आपस में।
तो इसको याद रखना है। और सबसे ज्यादा सहसंबंध किसमें है बोला जाए, अगर आपके पास ऑप्शन रहे 0.95 है, ठीक, और ऑप्शन में क्या रहे 0.75 है और 0.25 है, तो सबसे ज्यादा सहसंबंध कौन सा डाटा बताता है, कौन सी आंकड़ा बताता है आपको सबसे ज्यादा सहसंबंध कौन से आंकड़े में है बोला जाएगा, तो आपको इसको लेना है ना, माइनस में है लेकिन सबसे ज्यादा सहसंबंध ये बता रहा है, भले ऋणात्मक में बता रहा है, क्योंकि सहसंबंध ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए और ऋणात्मक में रहे ऑप्शन, तो जो भी ज्यादा है ऋण में, मतलब 9.5 ज्यादा है ना ऋण में, तो उसको लेना है, जो माइनस में है उसको। लेकिन ये भले प्लस में है लेकिन कम है, तो इसको नहीं लेना है आपको, नहीं तो गलत हो जाए। सबसे ज्यादा सहसंबंध यहाँ पे ये बता रहा है, भले ही नेगेटिव कोरिलेशन बता रहा है लेकिन सबसे ज्यादा कोरिलेशन आपका यही बता रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे जी सर। कोरिलेशन की मात्रा को देख ध्यान में रखना है और इसको आंसर लेना है आपको, ठीक। तो देखिए हाई मतलब इसमें एक तो पूर्ण सहसंबंध रहता है, पहला पूर्ण सहसंबंध रहता है, और उच्च स्तरीय सहसंबंध रहता है। उच्च स्तरीय हाई लेवल का सहसंबंध कोरिलेशन रहता है, उच्च स्तरीय बोला जाता है इसको। तो उच्च स्तरीय कितने को, कितने से कितने को लेते हैं, तो यहाँ यहाँ 0.99 से यहाँ पे 0.75 को उच्च स्तरीय का सहसंबंध माना जाता है। इसके बीच का वैल्यू आएगा, या चाहे वो ये प्लस में रहे या माइनस में रहे ये वैल्यू, या माइनस में 0.99 लिखा रहे या प्लस में लिखा रहे या माइनस में लिखा रहे वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक को उच्च स्तरीय सहसंबंध, चाहे धनात्मक रहे चाहे ऋणात्मक रहे, उच्च स्तरीय सहसंबंध बोला जाता है, ठीक। फिर मध्य स्तर का मध्य स्तर का सहसंबंध आता है, मध्य स्तर का। तो मध्य स्तर का सहसंबंध कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, 0. 0.75 से ना, डिस्कनेक्ट हो गया क्या, डिस्कनेक्ट हो गया क्या मैं? नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ है ना। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया है ना, और यहीं पे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो कहाँ पहुंचा था मैं, तो 0.75 से, चाहे वो माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, 0.5 को, ठीक, 0.50 को यहाँ पे मध्य स्तर का सहसंबंध मानते हैं। और निम्न स्तर का सहसंबंध कहाँ तक मानेंगे, निम्न स्तर का सहसंबंध आता है इसके बाद, निम्न स्तर का सहसंबंध। तो निम्न स्तर का सहसंबंध 0.50 से 0.25 तक का निम्न स्तर का सहसंबंध माना जाता है। और सहसंबंध का अभाव जब वैल्यू 0 में आए, वैल्यू क्या आ जाए, कोरिलेशन निकाले हम लोग, और 0 में आ जाए तो सहसंबंध का वहां पे क्या माना जाता है, अभाव माना जाता है, कोई सहसंबंध नहीं है माना जाता है, ठीक। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में कोई डाउट है किसी भी चीज में, तो पूछ लीजिए आप लोग। रिवीजन करेंगे सर, और डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। पूछ लीजिएगा। और ये जो बताया हूँ ना, वही वहीं से अभी क्वेश्चन आ रहे हैं मेन। एक तो स्क्यूनेस से आ रहा है, उसको थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, और इससे भी आ जा रहा है कोरिलेशन से, ठीक। और सेंट्रल टेंडेंसी, और उससे तो उसको कौन कौन आता है कौन कौन नहीं आता है
ये पूछा जाता है उसकी सेंट्रल टेंडेंसी में। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा सबको। और रिकॉर्डिंग पता नहीं आज हुआ, बीच में कट गया तो